नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक को आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर को किए हैं। भारतीय इतिहास के जो भी स्रोत है, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के जो भी स्रोत है, उन वो जो चैप्टर है वो हमारा क्रमागत ढंग से चल रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो आज की श्रृंखला है वो आगे के क्रम में आज हम लोग बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर को हम लोग करने वाले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि कलहण के पश्चात राजतरंगिणी का लेख किसने जारी रखा था। तो मैंने आपको कहा था कि राजतरंगिणी जो है भारत का प्रथम ऐतिहासिक क्रमबद्ध इतिहास का पुस्तक है, यानी कि भारत की पहली क्रमबद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी है। ठीक है, और इसमें जो है कश्मीर का इतिहास के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है, यानी कि संपूर्ण कश्मीर के इतिहास का वर्णन इस राजतरंगिणी में है। और सबसे पहले जो राजतरंगिणी जो है कलहण ने राजा जयसिंह के शासनकाल में प्रारंभ किया था। उसके बाद जो है तकरीबन 4 बार जो है इसका विस्तार हुआ है अलग अलग शासकों के शासनकाल में। ठीक है, तो राजतरंगिणी जो है वो कलहण के बाद राजा जौनराज के जो जौनराज है उसने जो है इसका जो लेखन आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसमें पूर्ण रूप से कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। तो जौनराज जो है कलहण ने जब इसको लिखा था तो उस समय राजा जयसिंह थे, लेकिन जब ये जौनराज जब लिखते हैं राजतरंगिणी तो उस समय मैंने आपको बताया था जैन उल आबिदीन नाम का एक शासक है जो कश्मीर का शासक है, उन्हीं के शासनकाल में राजतरंगिणी लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद फिर जो है जैनुअल आबिदीन के समय में लिखा जाएगा अलग अलग राजाओं के काल में। उसके बाद अंततः जो है प्रज्ञा भट्ट के द्वारा जो है अकबर के शासनकाल में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तब 4 बार इसका विस्तार हुआ है अलग अलग राजाओं के शासनकाल में, और राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा, जो नहीं है वो भी मैं बता देता हूँ, फिर भी आप थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा सही है। तो रामायण के समालोचनात्मक संस्करण के अंग्रेजी अनुवाद में मुख्य संपादक आरपी गोलमन ने, यानी कि आरपी गोलमन है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। ये अनुवाद भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो है तत्वावधान में पूर्ण हुआ, ये गलत है। उसके बाद रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, बिल्कुल सही है। कंबन वही है जिन्होंने 12वीं सदी में तमिल का जो रामायण है उसने लिखा था। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। कंबन ने 12वीं शताब्दी में तमिल भाषा के जो इरामावतारम रामायण की रचना की है, बिल्कुल सही है। उसके बाद थाई भाषा में रचित रामायण का नाम रामकिशन है। नीचे दिए गए निम्नलिखित में उत्तर, तो ये नंबर भी सही है। ब नंबर जो है ये वाला गलत है, ब नंबर गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो अ स अ ब गलत हो जाएगा। जिसमें जिसमें ब है ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। देखिए इसमें ब है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ ब है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी ब है तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग जो है जो गलत है पहले उसको छांट लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही करके जो एग्जाम में अधिक नंबर पाया जा सकता है कम समय, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड समय होता है और उस लिमिटेड समय में आपको जो है सारे प्रश्नों का उत्तर जो है जल्दी से देना है। ठीक है, तो आप अगर सेट का एग्जाम दे रहे हैं किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, या किसी भी स्टेट में आप अगर सेट का परीक्षा दे रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है,
नेट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए नेट में ही एक प्रश्न पूछा गया है सन 2022 में। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको समय को बचाना है, ठीक है, मैंने कहा ब नहीं होगा तो ब खोजना है, ब इसमें, ब इसमें, ब, तीनों ऑप्शन गलत, जल्दी से 3 नंबर मार देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ये इसका डिटेल है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए वाचस्पति, इसको मैच करना है। वाचस्पति का क्या होगा? वाचस्पति का हो जाएगा आपका भामती, वाचस्पति भामती। उसके बाद पगपाद क्या हो जाएगा? पगपाद का हो जाएगा, इसमें दिया हुआ नहीं है, पगपाद पंचपादिका। ठीक है, तो वाचस्पति का हो जाएगा भामती, पगपाद का हो जाएगा पंचपादिका, श्रीहर्ष का हो जाएगा खंडन, देखिए खंडना खंड खाद्य। ठीक है, श्रीहर्ष का हो जाएगा खंडना खंड खाद्य, शंकर का हो जाएगा आपका उपदेश शास्त्री। ठीक है, उपदेश शास्त्री, उपदेश शास्त्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 नंबर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए मैचिंग, वाचस्पति का भामती, पगपाद का हो जाएगा पंचपादिका, श्रीहर्ष का खंड, खंडना खंड खाद। ठीक है, खंडना खा, खंडना खंड, खंडना खंड खादा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे नहीं बोलते, यहाँ थोड़ा सा एरर दिया हुआ है, खंडन। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग खंडना खंड खाद। ठीक है, उसके बाद शंकर का उपदेश शास्त्री। ठीक है, शंकर का उपदेश शास्त्री। ठीक है, ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए निम्नलिखित में से इस इनके प्रकाशन का वर्ष को क्रम के अनुसार सजाना है। तो हेमचंद्र राय चौधरी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट, तो ये वाला सबसे पहले लिखा गया था हेमचंद्र के द्वारा, तो ये वाला सही होगा। 1 नंबर में यही आएगा, सबसे पहले यही लिखा है। उसके बाद आएगा केपी जायसवाल हिंदू पॉलिटी, ये आएगा 2 नंबर पे। उसके बाद आएगा PTS अयंगार हिस्ट्री ऑफ तमिल टू 600 AD। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा 3 नंबर पे। उसके बाद 4 नंबर पे आएगा AS अल्तेकर दी पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू। ठीक है, उसके बाद अंत में आएगा 2 नंबर RC मजूमदार एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही। उसका डिटेल है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अपने मूल एवं अनुवाद द्वारा प्रकाशन में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो आर शाम शास्त्री को। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अपने मूल एवं अनुवाद द्वारा प्रकाशन में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो आर शाम शास्त्री जी को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित, यानी काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आया था उसको हम लोगों को जानना है। तो देखिए सबसे पहले पाणिनि, ठीक है, जो ग्रामर यानी कि अष्टदाई की पुस्तक है पाणिनि। ठीक है, 5वीं शताब्दी में, तो पाणिनि पहले होगा। ठीक है, उसके बाद खारवेल, हाथी गुफा लेक वाला खारवेल, प्रथम शताब्दी। ठीक है, ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, कभी भी याद रखिएगा, ईस्वी पूर्व में जो है बड़ा डेट होगा। ठीक है, देखिए जैसा मान लीजिए
ये जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कितना है 100 ईस्वी पूर्व। तो देखिए एक ये मान लीजिए 100 है, ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए 100 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व, जो भी ईस्वी पूर्व में जो डेट होगा वो बड़ा डिजिट से छोटा डिजिट की ओर जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? 600 बीसी से लेकर के 200 बीसी तक, बीसी और ईस्वी पूर्व एक ही होता है, यानी कि ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, ठीक है, और ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो यहाँ पर देखिए ईस्वी पूर्व जब भी होगा तो वो बड़ा डिजिट से छोटा डिजिट की ओर जाएगा, 600 से 300 बीसी, ठीक है, ठीक है, 100 बीसी से 50 बीसी, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो पाणिनि है, तो पाणिनि ने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व यानी चतुर्थ, 5वीं से लेकर के चतुर्थ, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आएगा पाणिनि, उसके बाद खारवेल, उसके बाद आता है विक्रम संवत, ठीक है, 57 ईस्वी पूर्व, उसके बाद आता है हैन स्वांग, ठीक है, उसके बाद कौन आएगा हैन सॉन्ग, ठीक है, 7वीं ईस्वी पूर्व। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? तो हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा, अ स ब द, ठीक है, अ स ब द, ठीक है। यहाँ पर डिटेल है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए महाभारत महाकाव्य को कितने चरणों में अंतिम रूप दिया गया है? तो देखिए महाभारत का 4 चरण है और उसका अलग अलग नाम के अनुसार 4 चरण किया गया है, ठीक है। जय संहिता के भी नाम से जानते हैं। जब जय संहिता कब बोला जाता है? जब 28 मैंने 8800 श्लोक, 8800 जब श्लोक हुआ करते थे या कृत छंद थे, तो उस समय जो है उसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए जब इसका श्लोक या कृत छंदों की संख्या 24,000 हुई तो इसे जय भारत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद, ठीक है, समझ में आया? जय जय भारत, उसके बाद भारतीय इतिहास के नाम से कब जानते हैं? जब 24,000 श्लोक हो गया बिना आखि ठीक है, बिना उख्यान के, ठीक है, बिना उख्यान के जब 24,000 श्लोक या कृत छंद हो गए तो भारतीय इतिहास के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो पहले हम लोग जय के नाम से जानते हैं, उसके बाद जय भारत के नाम से जानते हैं, उसके बाद भारतीय इतिहास के नाम से जानते हैं। जब श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई तो इसे महाभारत के नाम से जानते हैं और इसे सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं। तो सप्त सहस्त्री संहिता क्यों कहा जाता है? सत का मतलब होता है 100, सहस्त्री का मतलब होता है 1000, ठीक है, और संहिता इनके श्लोकों को कहा जाता है। तो सत का मतलब हो गया 100, तो देखिए यहां है 100, ठीक है, सहस्त्री 1000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, 1000 10,000 लाख, यानी कि 100,000 को ही 1 लाख बोला जाता है। तो सप्त सहस्त्री संहिता, जब 100,000 इनके श्लोकों की संख्या होता है तब इन्हें सप्त सहस्त्री संहिता कहा जाता है, महाभारत का नाम जाना जाता है, ठीक है। जिसको डिटेल में देख लीजिएगा, इसके 4 चरण है। 4 चरण मतलब अलग अलग नाम के अनुसार जब जब इनके श्लोक या कृत छंदों की संख्या आपस में बढ़ती गई, ठीक है, तो इनको उनके अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, यानी 4 चरण 4 नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिएगा, सही है। संस्कृत पांडुलिपियां निम्नलिखित में से मुख्यतः किस क्षेत्र में मिलती है? तो संस्कृत की जो पांडुलिपियां मुख्यतः वो उत्तर भारत में ही मिलती है, ठीक है, ठीक है। और आपको पता होगा कि कागज में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कागज पर लिखित पांडुलिपि का सबसे पहले जो है कश्मीर में मिला था, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण का। उसके बाद गुजरात में भी मिला है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित संवतों को उनकी प्रारंभ तिथि के अनुसार कालक्रम में वैसे, तो देखिए शक सावंत हो गया आपका
तो इसको तिथि के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा विक्रम संवत, जिसको हम लोग मालव संवत के भी नाम से जानते हैं। तो विक्रम संवत या मालव संवत 57 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आएगा शक संवत 78 ईस्वी पूर्व। उसके बाद माफ कीजिएगा, मालवा संवत या विक्रम संवत हो जाएगा आपका 57 ईस्वी पूर्व में। शक संवत आ जाएगा आपका 78 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हुई है। शक संवत 78 ईस्वी और मालवा या विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा कलचुरी या चेदी संवत 248 ईस्वी, 248 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद वल्लभी या गुप्त संवत क्या हो जाएगा 319 ईस्वी, ठीक है। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया था, यहां पे निम्नलिखित में से संवतों को उनके प्रारंभ, जैसे विक्रम संवत हो गया, ठीक है, गुप्त संवत हो गया, तो निम्नलिखित संवतों को उनकी प्रारंभ के तिथि के अनुसार कालक्रम में सजाइए। तो हम लोगों ने उनके कालक्रम के अनुसार उनको सजा दिया। सबसे पहले आएगा मालवा संवत, यानी कि मालवा संवत बोलिए या विक्रम संवत बोलिए, 57 ईस्वी पूर्व होगा। उसके बाद शक संवत होगा हमारा 78 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद आएगा कलचुरी संवत या चेदी संवत 248 ईस्वी। उसके बाद वल्लभी संवत या गुप्त संवत 319 ईस्वी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मालवा संवत, विक्रम संवत, शक संवत, चेदी संवत, गुप्त संवत, ठीक है। निम्नलिखित को कालानुक्रम यानी कि काल के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आया था, तो देखिए सबसे पहले कौन था, महापाषाणिक संस्कृति, ठीक है। पाषाण काल सबसे पहले आया था, याद होगा आपको, सबसे पहले पाषाण काल, ठीक है, ठीक। उसके बाद आया है हमारा कौन सा, सबसे पहले आएगा पाषाण। उसके बाद आएगा हमारा शिल्पाधिकारम, ठीक है, शिल्पाधिकारम। उसके बाद आएगा हमारा अश्वघोष। उसके बाद आएगा हमारा दशमलव प्रणाली का प्रथम अभिलेख का प्रमाण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सबसे पहले आएगा 100, उसके बाद आएगा ब, उसके बाद आएगा अ, उसके बाद आएगा द, ठीक है, ये वाला। देखिए जो दशमलव प्रणाली है, इसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। ये जो दशमलव प्रणाली का मतलब होता है 10 के भागों में रखना, ठीक है। जब हम लोग अकबर का सैन्य व्यवस्था को पढ़ेंगे ना, तो उस समय देखिए दशमलव प्रणाली का यूज किया जाएगा, ठीक है। दशमलव प्रणाली का मतलब होता है प्रत्येक सेना को 10 की प्रणाली में सेट करना, 10, 20, 50, 100, 1000 इस तरह के टुकड़ियों में, सब में जो है 10-10 का एक सेट रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रणाली। निम्नलिखित युगमों को कालानुक्रम यानी कि काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आता है, देखिए ये काल है, ठीक है, पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। काल अभी जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, अभी जैसे बोलते हैं ना कलयुग चल रहा है, कलयुग, तो ये हो गया एक कलयुग। सबसे लास्ट में आएगा कलयुग, हम लोगों ने पढ़ा है सबसे लास्ट में आएगा कौन, कलयुग। देखिए ऑप्शन को कैसे हम लोग सेट करेंगे उसको हम लोग को देखना है। तो सबसे अंत में, अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल बोलते हैं ना कलयुग, कलयुग, तो अभी भी हम लोग कलयुग कलयुग यूज कर रहे हैं, तो यानी कि कलयुग सबसे लास्ट में होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कलयुग, और यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन कलयुग, और यहाँ नहीं दिया है लास्ट में कलयुग, ये दोनों आंसर नहीं होगा, यही दो में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था कृत, यानी कि, ठीक है, कृत
उसके बाद आएगा त्रेता, उसके बाद आएगा दापर, उसके बाद आएगा कलयुग। तो कृत सबसे पहले 100 को देखेंगे, 100 देखिए यहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा कृत, उसके बाद आएगा त्रेता, उसके बाद आएगा द्वापर, उसके बाद आएगा कलयुग। ठीक है, समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, यहाँ डिटेल दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित को कालानुक्रम मैंने काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा पंचविश। ठीक है, सबसे पहले आएगा पंचविश, उसके बाद आएगा सतपथ ब्राह्मण, उसके बाद आएगा आप स्तंभ धर्मसूत्र, उसके बाद दीर्घ निकाय। ठीक है, तो सबसे पहले पंचविश यानी ब नंबर। ठीक है, उसके बाद आएगा अ नंबर, उसके बाद आएगा द नंबर, उसके बाद आएगा 100 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमें दिखाई दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। और यहां पर देख लीजिए, इसका डिटेल दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। तो कदम्बरी को किसने लिखा था, कदम्बरी हम लोगों ने पढ़ा भी है, वान भट्ट। मृगकटिकम पढ़ते आए हैं हम लोग, शूद्रक, आर्यभट्टियम, जहां भी आर्यभट्टियम होगा ऑप्शन में आर्यभट्ट होगा मार दीजिएगा, आर्यभट्ट। वृहत संहिता, वराह मिहिर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, कदम्बरी। कदम्बरी का हो जाएगा वान भट्ट। तो 1 का 2, अब देखिए 1 का 2 कहां पे है, 1 का 2 है कहीं पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं। निम्नलिखित सुमेलित करना है, कूट को मैच करना है। ठीक है, उसके बाद 10 गीत तिथि का सूत्र, यानी कि 10 लिखा हुआ है, 10 गीत लिखा हुआ, 10 गीत तिथि का सूत्र क्या है, तो 10 गीत तिथि का सूत्र का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर मैच कीजिए इसको, तो इसका हो जाएगा आर्यभट्ट। 10 गीत तिथि का सूत्र, 10 गीत तिथि का सूत्र आर्यभट्ट। पंच सिद्धांतिका, वराहमिहिर, योगाचर, योगाचार हो जाएगा असंग, उसके बाद जैनेन्द्र व्याकरण, देवनंदी। ठीक है, तो 10 गीतिका सूत्र का क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। 10 गीतिका सूत्र आर्यभट्ट, पंचसिद्धि का वराहमिहिर, योगा 4 का असंग, ज्ञानेन्द्र व्याकरण, देवनंदी। ठीक है, देवनंदी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखिए निम्नलिखित में ब्राह्मण सूत्र का रचयिता कौन है। निम्नलिखित में, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से ब्रह्म सूत्र का रचयिता कौन है, तो बद नारायण है। ठीक है, बद नारायण। ठीक है, बदरायण है। ठीक है, बदरायण, बदरायण है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। तीसरी सदी बीसीई भारत में बोलचाल की भाषा निम्नलिखित कौन सी थी। देखिए तीसरी सदी हो, और तीसरी सदी से लेकर के तकरीबन तकरीबन बढ़ते हुए अगर हम लोग देखें, तो उस समय तो प्राकृत भाषा हुआ करती थी, मगर धीरे धीरे जो है प्राकृत का स्थान जो है संस्कृत ने धीरे धीरे लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो तीसरी सदी में जो है बोलचाल की भाषा उस समय कौन सी थी, तो प्राकृत थी। ठीक है, आगे चल के है जो प्राकृत का स्थान जो संस्कृत ले लेता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय एवं संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है, तो इसका था विलियम जोन्स ने जो है कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी में इस तरह का जो है बात उन्होंने रखा था। तो विलियम जोन्स आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब देखिए अलबरौनी की किताब उल हिंद
की रचना किस भाषा में है? तो ये देखिए अरबी था, तो अरबी भाषा में ही करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा अरबी। अरबी यात्रियों का वर्णन, विदेशी यात्रियों का वर्णन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है एक दूसरे के साथ माने कथन और कारण वाले प्रश्न है। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के प्रश्नों को समावेश करना और एक दूसरे के मैच करना। उसके बाद दोनों एक दूसरे का जो है वर्णन कर रहा है या नहीं कर रहा है, दोनों सत्य। इस तरह के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते एग्जाम में। अब जो इसी तरह के प्रश्न सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। हाँ ये सही है कि प्राचीनतम जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है। प्रारंभिक भारत में प्राकृत भाषा का पूर्ण रूप से विकसित भाषा थी। प्रारंभिक भारत में प्राकृत भाषा पूर्ण रूप से विकसित भाषा थी। ये गलत हो जाएगा, और नंबर सही होगा, ब नंबर नहीं है। पूर्ण रूप से जो प्राकृत भाषा पूर्ण रूप से नहीं थी, जब संस्कृत जो है विकसित होने लगा तो प्राकृत जो है वो धीरे धीरे अस्तित्व उनका खत्म होने लगा। तो ये वाला नहीं होगा। मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि प्राकृत का स्थान जो संस्कृत धीरे धीरे लेना प्रारंभ कर दिया। तो अ सही होगा, ब गलत है। तो देखिए अ सही है परंतु ब गलत। 3 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, डिटेल है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से उस सामग्री की पहचान कीजिए जिस पर प्रारंभिक भारत काल में पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मेष चर्म। मेष चर्म का मतलब होता है भेड़, जो भेड़ होता है उसका छाल यानी कि उसका चमड़ा पर लिखना, यानी मेष चर्म हो गया। ताम्रपत्र का मतलब होता है तांबा के प्लेट पर लिखना। कांस्य पत्र मतलब कांसा के पात्र यानी कि प्लेट होता है उस पर लिखना। ठीक है, उसके बाद भोजपत्र। हाँ, प्रारंभ में भोजपत्र या ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था, मैंने आपको बताया था। तो भोजपत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच कीजिए। ठीक है, यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है ग्रंथ, विषय और विषय वस्तु। तो देखिए ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ये है वेदांग। वेदांग है 6। ठीक है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है आपका, 1 2 3 4। ऐसे वैसे में ये 6 होता है, वेदांगों की संख्या 6 है और मानव शरीर के साथ जो है इसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो जैसे शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, यही है 6। ठीक है, और इसका जो है विविध शरीर के अंगों के साथ और उसका जो है विज्ञान के दृष्टिकोण से उसका क्या संबंध है उसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, ज्योतिष, जैसे ज्योतिष हमारा क्या है, नेत्र है। ठीक है, कल्प क्या है, कल्प हाथ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष, 6 प्रकार का वेदांग है। ठीक है, और इस वेदांग के अनुसार इसकी क्या विषय वस्तु है इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो पूछेगा इसके साथ इसका क्या संबंध है। शरीर के जो 6 अंग है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शरीर के 6 अंगों के साथ जो है इस वेदांगों की तुलना की गई है और इससे प्रश्न पूछता है। ठीक है, दूसरा पूछेगा कि इसकी विषय वस्तु क्या है। तो देखिए शिक्षा का विषय वस्तु क्या है, आपको समझ में आ गया कि वेदांग कितने हैं, 6 है। यहाँ 4 दिया हुआ है, 2 नहीं दिया, 2 मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 हो गया। और 6 के साथ शरीर के 6 अंगों की, मानव शरीर के 6 अंगों की संग इन वेदांगों की तुलना की गई है और इसकी विषय वस्तु क्या है अब इसको हम लोग जानेंगे। देखिए शिक्षा का संबंध किससे है, तो शिक्षा का संबंध आपको जानना होगा कि शिक्षा का संबंध किससे है। तो शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया,
इन सबका अलग अलग अपना एक सिद्धांत है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो शिक्षा का संघ जो है किसका संबंध है, तो देखिए शिक्षा के साथ और भी कुछ दिया हुआ नहीं है। शिक्षा के साथ वैदिक ग्रंथ का उच्चारण, कल्प के साथ वैदिक धर्मानुष्ठान विधि, व्याकरण के साथ संस्कृत भाषा के नियम, निरुक्त के साथ भाषा विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षा का होगा 4 नंबर, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है 4 नंबर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। शिक्षा का दिया हुआ है 4, 3, 2, 1, मैंने बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। जो आपकी पुस्तक में नहीं दिया वो भी मैं बता दिया। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, वाल्मीकि रामायण को अंतिम रूप देने हेतु कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ा था, तो 5 चरण से गुजरना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको याद है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। योग सूत्रों का श्रेय किसे जाता है, तो पतंजलि को जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। और यहाँ मेगास्थनीज वाला मैंने बता दिया ना आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और योग सूत्र पतंजलि ऑप्शन नंबर 3। और निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है, तो देखिए वेद को है जो श्रुति साहित्य कहा जाता है, क्योंकि ये सुनने पर आधारित होता है। ठीक है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है सुन करके जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है ये पहुंचाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग श्रुति साहित्य के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ डिटेल है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए अवधान साहित्य किस धर्म से संबंधित है, तो अवधान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। और यहाँ डिटेल है, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए वाक्पति, गोडवाहो, उसके बाद आ जाएगा सोमदेव कथा, सरित सागर। ठीक है, उसके बाद दंडिन 10 कुमार चरित, विलहना नहीं, विलहन ने जो है यहाँ थोड़ा विलहना हो गया है। विलहन ने जो है विक्रमादित्य पर आधारित जो है एक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, यानी कि विक्रम देव पष्टम के नाम का एक जो है ग्रंथ की रचना की थी। तो वाकपति ने गुड़वाहो, सोमदेव कथा, सरित सागर, दंडी, 10 कुआं चरित, और विलहन का हो जाएगा आपका विक्रमादित्य पष्टम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए विक्रमादित्य पष्टम भी कहते हैं, इसी को हम लोग विक्रमादित्य चरित के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो विलहन ने विक्रमादित्य चरित नामक पुस्तक लिखा था। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है जो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि विलहन ने विक्रमादित्य चरित नामक पुस्तक लिखा था, या विक्रमादित्य पष्टम नाम से एक पुस्तक उसको लिखा था। उसके बाद देखिए यहाँ डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद मेगास्थनीज की इंडिका के अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जाते हैं, जैसे देखिए मेगास्थनीज की इंडिका के अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जा सकते हैं। तो देखिए मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है वो जो इंडिका का मूल रूप है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके अंश जो है विभिन्न लेखकों के पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। जैसे हो गया स्ट्रेबो हो गया, प्लिनी हो गया। ठीक है, स्ट्रेबो हो गया, प्लिनी हो गया, एरिन हो गया या एरियन हो गया। ठीक है, जस्टिन हो गया, डायोडोरस हो गया। ठीक है, प्लूटार्क हो गया। इसके पुस्तकों में जो है इसके अंश में देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रेबो हो गया, प्लिनी हो गया, एरियन हो गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत है ये। ठीक है,
एरिन होगा, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है। उसके बाद प्लूटार्क हो गया, जस्पिन हो गया, डायडोरस हो गया, ठीक है। इनके पुस्तकों में जो है इंडिका के जो है अंश देखने को मिलते हैं इन लेखकों के पुस्तकों में। तो एरिन हो गया, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, और यहाँ पे देखिए अ होगा, ठीक है। यहाँ ब दे दिया है, यहाँ अ होगा, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, अ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो और ये ए, एरियन होगा, ठीक है। ये थोड़ा गलत है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेबो प्लिनी एरियन, लीवी नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा एरियन आएगा, ठीक है। और यहाँ उत्तर भी थोड़ा मिस प्रिंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला नहीं है, 2 नंबर नहीं होगा। देखिए अ ब स, अ अ ये नहीं होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता दिया, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, निम्न में से किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका शीर्षक से अपनी पुस्तक नहीं लिखी? तो किसने नहीं लिखी? टीसीएस, ठीक है। टीसीएस ने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा, एरियन ने लिखा, ठीक है। जबकि प्रोटोक्लीज ने नहीं लिखा, ठीक है। यूनानी इतिहासकार यानी कि ग्रीस के इतिहासकार ने लिखा है, तो किसने लिखा? टीसीएस ने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा, एरियल ने लिखा, प्रोटोक्लस ने नहीं लिखा है। तो 4 नंबर नहीं होगा, 4 होगा हमारा ऑप्शन। अब देखिए सुमेलित कीजिए, तो क्या सुमेलित करना है? यहाँ पे हम लोग को सुमेलित करना है। तो देखिए आइए सुमेलित करते हैं हम लोग। पृथ्वीराज विजयी, पृथ्वीराज विजयी का क्या हो जाएगा? तो पृथ्वीराज विजय का हो जाए जया नाका हो जाएगा, ठीक है। नौ नौ सहांस चरित्र का क्या हो जाएगा? नौ सहांसक चरित्र का क्या हो जाएगा आपका? पदम गुप्त। उसका रामचरित, रामचरित का हो जाएगा संध्याकर नंदी। विक्रमांक देवचरित अभी मैंने आपको बताया, विलहन, ठीक है, विलहन हो जाएगा। देखिए यहां पर मैंने आपको विलहन के बारे में बताया था। देखिए विलहन यहाँ लिखा हुआ है, विलहन, ठीक है। विलहना लिखा हुआ है। विलहन का पुस्तक मैंने आपको अभी बताया, विक्रमान देवचरित या विक्रमादित्य पष्टम, ठीक है। विलहन की पुस्तक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है। विक्रमान विक्रमान देवचरित विलहन होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पृथ्वीराज जयनाका ऑप्शन नंबर 2, यहाँ 2 है। उसके बाद 9 सहसान चरित्र का क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर पदम गुप्त। तो देखिए 2 4 यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है, ठीक है। आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।